पहले डिजीज को थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं। हमने जो जो डिजीज में पढ़नी है, एक लंग का कोलैप्स है, एटलेक्टेसिस की काजेस कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। लंग कोलैप्स क्यों होता है और इसको ट्रीट कैसे करना है हमने। एक्यूट लंग इंजरी है, ये पेशेंट जो है वो मोस्टली पेशेंट ARDS वाले पेशेंट भी होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव, अब ये हमारा जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है इसके अंदर डिजीज़ का, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। और दूसरी हमारी ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जो हैं, ये मेन पैथोलॉजी है लंग्स की, ऑब्स्ट्रक्टिव। और हमारा ज़्यादा फोकस जो है इन दो डिजीज़ पे रहेगा। बाकी जो वेसल से रिलेटेड डिजीज़ हैं, वेसल से रिलेटेड जो है फॉर एग्जांपल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर पल्मोनरी इंफाक्शन है। तो ये हमारी जो है वो वेसल से रिलेटेड है। फिर लास्ट पे आएंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है निमोनिया सारे के सारे। और निमोनिया की एक टाइप टीबी भी निमोनिया ही होता है, तो लंग इन्फेक्शन डिस्कस करने हैं। लास्ट है आपका प्लूरल डिजीज़ और ट्यूमर जो है। तो ये हमने डिजीज़ सारे जो है ना अपने रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर जो है डिस्कस करनी है, ठीक है। एनाटॉमी जो है वो हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी सबको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा एयरवे तक लेके जाना है। ये सारे का सारा कंडक्टिव जोन होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जो आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बचते हैं, ये लास्ट ये वाला जोन जो है इतना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाला, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इतना यहाँ से यहाँ तक जो है, ये इसको रेस्पिरेटरी पोर्शन कहते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा गैस एक्सचेंज जो है वो हुआ होता है, ठीक है। अगर डिजीज जो है किसी एयरवे मतलब लार्ज एयरवे के अंदर आती है, ठीक है, लार्ज एयरवे के अंदर डिजीज हो जाती है इसमें, तो हमारी जो है जो हवा अंदर आने वाला जो इश्यू होता है, मतलब वो प्रॉब्लम होता है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, कि पेशेंट जो है वो इंस्पायर नहीं कर पाता, एयर जो है वो अंदर नहीं आ पाती, जो लार्ज एयरवे की डिजीज जो होती हैं। जब डिजीज जो है वो एल्वुलाई या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के इस लेवल पे जब होती है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज खराब होता है, पेशेंट इंस्पायर एक्सपायर करता है, ठीक, लेकिन गैस का जो है ना वो एक्सचेंज जो है वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये कंडक्टिव जोन और रेस्पिरेटरी जोन है, ये आपकी एनाटमी है, एनाटमिकल डिवीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जहाँ पे आपने जो है वो गैस का एक्सचेंज करना है, काम नहीं करना। नेजल कैविटी है, ये सारे से फेमिलियर हैं, इसके फंक्शन फिजियोलॉजी जो है वो एयर को वार्म करना, ठीक है, एयर को क्लियर क्लियर करना, 3 पोंका है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेरेक्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है, लेकिन ये एयर वे का जो है वो अच्छा खासा पैसेज होता है, ठीक है। तो इसमें लेरेक्स की जो पैथोलॉजीज होती हैं, इसमें लेरिंजाइटिस होगी फॉर एग्जांपल, लेरिंजाइटिस जो है, इसमें लेरिंजाइटिस के अंदर पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग की जो है ना, ये स्वोलन हो जाता है। जो लेरेक्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं एनाटॉमी, लेरेक्स की ओपनिंग को ग्लोटस कहते हैं, तो ग्लोटस जो है ना वो नैरो हो जाता है जब पेशेंट को लेरिंजाइटिस होती है, ठीक है। पेशेंट अक्सर बच्चों को जो है ना वो कफ होती है, whooping कफ जो है, या उसको क्रोप कहते होते हैं, क्रायोजा भी कहते हैं, क्रोप भी कहते हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो उसमें भी जो है उसमें लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस मतलब लेरेक्स भी इन्फ्लेम्ड हो गया, ट्रेकिया भी इन्फ्लेम्ड हो गया और ब्रोंकाई भी। तो उन बच्चों को क्रॉप हो जाए, डेवलप होता है ना, उनको बच्चों को जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, डिस्निया जो है, ठीक है। इसको हम इन्फेक्शन वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो आपको सारे पता है, इसके लेयर कितनी है, मिकोजा, सब मिकोजा, एडवेंटिशिया, इसके अंदर कार्टिलेज वगैरह है। तो लास्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर जो है कंडक्टिव पोर्शन, और दूसरा रेस्पिरेटरी पोर्शन, द लास्ट वाला पोर्शन, इसमें कैपिलरी नेटवर्क बिछा हुआ है, यहाँ पे हमने जो है वो गैस जो है वो एक्सचेंज करवानी होती है, ठीक है।
यहाँ पे दो कंसेप्ट पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे डिजीज़ को समझने के लिए। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी की जो है कि गैस जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही, गैस आ रही है कि नहीं आ रही, अच्छा, या फिर जो है वो ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अक्सर ब्लड में अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, अगर ब्लड यहाँ पे नहीं आता तो एयर जो है वो ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो जो एयर ज़ाया हो जाए उसको क्या कहते होते हैं, उसको कहते होते हैं डेड स्पेस। जो है जो एयर ज़ाया हो जाती है उसको क्या कहते हैं, डेड स्पेस। मतलब ये वो हवा होती है जो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता ना उसका। जो पल्मोनरी वेसल्स के डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसके अंदर ये आर्टरी में यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन नहीं है एल्वोलाई में? ऑक्सीजन तो है, प्रॉब्लम क्या है, इन वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया ना, तो ब्लड नहीं आएगा। तो ब्लड नहीं आएगा तो ये इन एल्वोलाई के अंदर जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एयर वेस्ट हो जाएगी, एयर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो उस एयर को जो मेरी एयर में एल्वोलाई तक लेके आया और वो एक्सचेंज नहीं हो पाई, उसको क्या कहते होते हैं, डेड स्पेस जो है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो है, ये तो सब वेसल्स का इशू जो है ना, जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, बड़े बड़े डिसऑर्डर, सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो है एज़मा हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, ब्रोंकी एक्टेसिस हो गया, इसके बाद में डिस्कस करेंगे वन बाई वन जो है। इनके अंदर जो है वो पेशेंट को इंस्पायर करने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो इंस्पायर नहीं कर पाता, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, ब्लड तो बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, ब्लड जो है बिल्कुल ठीक होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाता, मतलब एयर जो है वो वहाँ पे पहुँचती नहीं है। जो एयर का आना होता है उसको क्या कहते हैं, वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, वेंटिलेशन जो है, एल्वेलर वेंटिलेशन मतलब जो है वो इंटैक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे या अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है, वेंटिलेशन जीरो हो गई है, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोलिटिस हो गया। जो वेसल्स के डिसऑर्डर होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है, इसमें जो है ब्लड नहीं आता। तो ब्लड के लिए वर्ड हमने यूज करना है यहाँ पे, फिजियोलॉजी की टर्म होती है, पीयू का वर्ड जो है ना, परफ्यूजन के लिए हमने यूज करना है। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है, मतलब क्यू जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो है वो क्यू जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब नहीं है वहाँ पे वी, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनके अंदर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, वेंटिलेशन जीरो हो जाती है। तो वी ओवर क्यू जो है ना, इनकी रेशो निकाली जाती है, तो इन दोनों का मिस मैच हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी जगह हवा है तो ब्लड नहीं है, ब्लड है तो हवा नहीं है, तो ये पैथोलॉजीज आती हैं कुछ। अब अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होता है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो ब्लड तो ऐसे ही वापस चला जाएगा ना, उसके अंदर तो आप ऑक्सीजन डाल ही नहीं रहे। तो ये होती है वेस्टिंग ब्लड की। तो ब्लड की वेस्टिंग को कहते होते हैं शंटिंग। ब्लड विदाउट ऑक्सीजनेशन वापस चला गया, ये वापस कहाँ गया, दोबारा फिर लेफ्ट हार्ट में गया ना, लेफ्ट एट्रिया की तरफ चला गया, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो ब्लड ऐसे वेस्ट होकर वापस जाता है उसको शंटिंग कहते हैं। तो ये शंटिंग किस में इंक्रीज होगी, किस में, मतलब डेड स्पेस किस में इंक्रीज होगी, तो वो कंसेप्ट आपने समझना है। अगर दिया होगा बुक के अंदर, आपसे सीधा मेंशन किया होता है इसमें डेड स्पेस इंक्रीज करती है, इसमें शंट इंक्रीज करता है, तो ये आपको फिजियोलॉजी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है, उसके अंदर डेड स्पेसिंग जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। मतलब ये होता है कि वहाँ पे हवा आती है, हवा, डेड स्पेस का मतलब क्या था, वेस्टिंग ऑफ एयर, हवा ज़ाया हो रही है और वैसे ही वापस चली गई जो हवा, वापस ऐसे आपने उसको एक्सपायर कर दिया, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने आपने। चलें ये पहले डिजीज स्टार्ट करते हैं, लंग कोलैप्स जो है, ठीक है। तो पेशेंट का जो है वो लंग कोलैप्स की क्या वजूहत हो सकती है, पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है, उसका लंग कोलैप्स है। अब लंग कोलैप्स की पहले तो हमने इसकी पैथोलॉजी समझनी है, किसी क्या वजूहत हो सकती है लंग कोलैप्स की जो है, ठीक है। अब इसकी ना तीन क्लासिफिकेशन की हुई है, तीन इसकी क्लासेस हैं, कि एक होता है कंट्रैक्शन वाला कोलैप्स। अब ये कंट्रैक्शन वाला कोलैप्स जो है, ये पेशेंट बूढ़ा पेशेंट होता है। कंट्रैक्शन कोलैप्स होता क्यों है, पेशेंट को जो है ना ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है लंग में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आपको बेसिक पैथोलॉजी थोड़ी बहुत है आपको जहन में जो है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑलवेज लीड टू फाइब्रोसिस इफ सेल नॉट एबल टू रिजनरेट। अगर सेल की रिजनरेशन पावर जब खत्म हो जाती है तो उस जगह पे क्या लगाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो है जब मतलब लंग आपके फाइब्रोज हो गए हैं,
लंग आपके सारे क्या हो गए, फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस में क्या होता है, कोलेजन और क्या होता है, इलास्टिन। अब इलास्टिन जो है उसमें कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। आप लंग्स के अंदर इलास्टिन डिपोज किए जा रहे हो, लंग्स जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो गए, ठीक है। जो अब ये सारी फाइब्रोसिस करवाता कौन है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट किस में चेंज हो जाते हैं, जब वो इतनी ज़्यादा कोलेजन इलास्टिन प्रोड्यूस करते हैं, वो ना स्पेशल टाइप के सेल्स में चेंज हो जाते हैं, कहते होते हैं मायो एपिथीलियल सेल। मायो एपिथीलियल सेल। अब उसको आप मायोफाइब्रोब्लास्ट भी कह सकते हो। मायोफाइब्रोब्लास्ट मतलब वो मसल लाइक प्रॉपर्टी हो जाती है उनकी, तो ज्यादा डिपोजिट होने की वजह से, इसकी वजह से लंग का कोलैप्स हुआ है, कंट्रैक्शन की वजह से। अब वो कंट्रैक्शन की हुई है क्योंकि उसके अंदर फाइब्रोसिस हो चुकी है ऑलरेडी। क्या हो चुका है, लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो चुकी है। अब ये जो फाइब्रोसिस किसने की है, ये लंग्स के जो इंटरस्टिशियम होती है ना, लंग्स की इंटरस्टिशियम, इसके अंदर डिजीज चल रही होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर है ये। इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर जो है ना, ये जो पेशेंट जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे, मतलब लंग्स के अंदर सिलिकॉन चली गई है जी, लंग्स के अंदर कार्बन चली गई है, लंग के अंदर जो है एस्बेस्टॉस चली गई है, लंग्स के अंदर जो है वो कॉटन के फाइबर होते हैं, ये शुगर केन के फाइबर, फार्मर के अंदर जो है बेगिनोसिस कहते होते हैं उसको, बेगिनोसिस जो है, इसको आगे न्यूमोकोनियोसिस, ये पूरा ग्रुप होता है, इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। मतलब ये सारे इनऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल होते हैं जो लंग्स में चले जाते हैं, और फिर मैक्रोफेज जो होते हैं एल्वोलाई के दरमियान पड़े होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस जो है उसके बाद इतनी देर, इतने साल फाइब्रोसिस होगी तो किसी वक्त उसका लंग जो है वो कोलैप्स हो सकता है। मतलब इसको कहते होते हैं कंट्रैक्शन वाला कोलैप्स जो है। इसको आप ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, इसको आप रीओपन करो लंग्स को, ऐसे ऑलरेडी कंट्रैक्ट कर चुका है, बड़े फोर्सफुली उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो इसको जो है ना, अब आप इस वाले कोलैप्स को ठीक कैसे करना है, हाई प्रेशर के ऊपर उसको ऑक्सीजन देनी है, फुल हाई प्रेशर के ऊपर जो है, ठीक है। फिर ही कहीं जाके वो लंग का कोलैप्स जो है वो फोर्सफुली हमने जो है ब्लो करना होता है लंग्स के अंदर, फिर ही कहीं ओपन होंगे। अच्छा, नेक्स्ट होता है कंप्रेशन वाला कोलैप्स। कंप्रेशन मतलब लंग्स के अंदर ऑलरेडी जो है ना, जो फोर्सेस होती हैं जो लंग को कोलैप्स कर रही होती हैं, अगर आपको चार फोर्सेस याद होनी चाहिए फिजियोलॉजी की जो है, इसमें लंग के जो एल्वोलाई होते हैं, लंग के एल्वोलाई के अंदर फोर्स होती है, चार टोटल फोर्सेस होती हैं, दो कोलैप्स करवाती हैं और दो जो है वो कोलैप्स को बचाती होती हैं, ठीक है, प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स को। जो कोलैप्स करवाने वाली कौन सी होती है, एल्वोलाई के अंदर लिक्विड होता है, थोड़ा सा पानी होता है, फ्री पानी नहीं होता, ये थोड़ा सा सिर्फ मॉइस्ट होती है एल्वोलाई की सरफेस जो है। एक होती है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो एक फोर्स ये होती है। दूसरी फोर्स होती है लंग की जो एल्वोलाई होते हैं, वाल के अंदर होता है इलास्टिन, ऑलरेडी इलास्टिन ज्यादा होती है, लंग लंग थोड़े इलास्टिक होते हैं, इलास्टिन होती है। ये वाल के अंदर जो है ना वो टेंशन होती है इलास्टिन की वजह से। ये दोनों फोर्सेस, एक तो इलास्टिन हो गया उसकी वाल के अंदर, और दूसरी सरफेस टेंशन जो है, ये दोनों कोलैप्स करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कोलैप्स से बचाते कौन है, कोलैप्स से बचाने वाली फोर्सेस कौन सी होती हैं, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो है होता है सर्फेक्टेंट। क्या होता है, सर्फेक्टेंट जो है, सर्फेक्टेंट ये कोलैप्स से बचाने वाली फोर्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरी फोर्स जो है जो कोलैप्स से बचाती है, इसके अंदर हवा तो होती है ना, एल्वोलाई के अंदर हवा होती है, एयर इन एल्वोलाई, एयर इन एल्वोलाई, जो पार्शियल प्रेशर होगा ना इसके अंदर PaO2, एल्वोलाई के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा, मतलब हवा होगी। अगर हवा नहीं होगी एल्वोलाई के अंदर तो वो इजिली कोलैप्स हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस होती हैं। अब चेस्ट कैविटी जो थी, ये आपने नॉर्मल पढ़ा था फिजियोलॉजी के अंदर, जो है चेस्ट कैविटी के जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, ऑलरेडी नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। वो लंग को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर आप इस प्लूरल कैविटी के अंदर कोई चीज डाल दो, इसमें हवा डाल दो, एयर ऐड हो गई है, एयर आ जाए लंग की कैविटी के अंदर, तो क्या कहते होते हैं, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स जो है एयर आ गई है ना उसके अंदर, न्यूमोथोरैक्स हो जाए, या फिर उसमें पानी डाल दिया आपने, एफ्यूजन हो गया जी, तो लंग्स को जो है ना, लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ से फोर्स लगी है, ठीक है, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, ये इतना लंग्स हो गए, लंग कंप्रेस हो जाते हैं। अब वो कंप्रेस, इसको कहते होते हैं कंप्रेशन वाला। तो हमें ये तो बताओ ना कि कोलैप्स हुआ कौन सा है, तो उसके हिसाब से उसको हमने डील करना है ना। इमरजेंसी में पेशेंट आया, सांस नहीं आ रहा, एक्सरे लिए कोलैप्स है जी, किस वजह से कोलैप्स है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी उसकी डिजीज की होगी, बाकी
जो काज पता चल गई कोलैप्स की, ये हुआ है जी, न्यूमोथोरैक्स है या फ्यूजन है, ठीक है, ये कंट्रैक्शन कोलैप्स, उसके हिसाब से उसको डील करना है। तो इस कंप्रेशन कोलैप्स में हमने क्या करना है, नीडल मारनी है, हवा है, या फिर अगर पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी को निकालना है बाहर, ठीक है। तो उसको जो है फौरन ऑन द स्पॉट हमने ये नहीं करना पड़ेगा, लंग कोलैप्स हुए पड़ेंगे उसके, तो पानी निकालो उसका, ठीक है, एस्पायर करो लिक्विड को, या फिर न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुई हुई है तो उसको हवा निकालो, अब उसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है, अगर कंप्रेशन वाला कोलैप्स है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं रिजॉर्प्शन वाला कोलैप्स क्या होता है। ये रिजॉर्प्शन वाला कोलैप्स, मैंने आपको 4 फोर्सेस पढ़ाई हैं, ठीक है। सरफेक्टेंट, सरफेस टेंशन जो है वो कोलैप्स करवा रही है और सरफेक्टेंट उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। एक तरफ सरफेस टेंशन है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, सरफेक्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक तरफ जो है वो एल्वोलाई के अंदर जो है वो ऑक्सीजन होती है और उसके अगेंस्ट होती है वाल के अंदर टेंशन इलास्टिन होती है, ठीक है। तो ये सारे दोनों फोर्सेस जो है ना, चारों फोर्सेस दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। अगर मैं ये कोलैप्स क्यों होता है, रिजॉर्प्शन कोलैप्स जो है, ये यहाँ पे ये किन पेशेंट को होता है, जिनमें फॉरेन बॉडी की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। कुछ वो बच्चे होते हैं वो कॉइन अंदर ले जाते हैं, वो बटन को, हड्डी को, पीस कुछ तरह कुछ चीज चली जाती है बच्चों में, वो इनहेल कर लेते हैं, इनहेल कर जाते हैं, ठीक है। मतलब वो खाने वाले ना एसोफेगस में नहीं जा रहा है, वो सीधा जो है वो लेरेंस के थ्रू जो है उसमें चला गया, ट्रेकिया में चला गया। वो कॉइन था, कोई इस तरह कुछ बटन था, या तो ये केस होता है। या फिर जिनको कैंसर होता है ना, लंग कैंसर होता है, वो कैंसर वाला मैस बन जाता है, ठीक है, या ब्रोंकियोलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवे की। अब यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या आगे हवा जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही। तो अगर हवा नहीं जा रही तो वहां की एयर कहाँ जाएगी, तो प्रेशर तो आप मेंटेन नहीं कर सकते ना, अगर आपने हवा का रास्ता ही बंद कर दिया। तो एल्वुलाई के अंदर प्रेशर जो है, एल्वुलर एयर का जो प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होता है, वो कम हो जाएगा। तो अब ये प्रेशर कम हो जाएगा, एक फोर्स मेरी कम नहीं होगी, ठीक है ना। प्रोटेक्शन देने वाली फोर्स एल्वुलाई का प्रेशर मेंटेन, हवा आएगी एल्वुलाई खुल जाएंगे, नहीं आएगी तो एल्वुलाई बंद हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हवा जो है वो, अब यहाँ पे सरफेस टेंशन तो अभी भी है, इलास्टिन तो अभी भी है, ये फोर्स तो है बचाने वाली, लेकिन ये नहीं रही, तो कौन जीतेगा, दो है वो एक है, एक बची है। अगर मुकाबला बराबर का होता तो फिर तो था ना, कोलैप्स नहीं, नॉर्मली कोलैप्स तो नहीं होता ना ऐसे। अच्छा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन सेम इस तरह आप अब बच्चे पैदा होते हैं, प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं, ठीक है, 36-34 वीक से पहले पहले, उनके अंदर लंग मेच्योर नहीं होता, फिर सर्फेक्टेंट नहीं आता। अब उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें सर्फेक्टेंट नहीं है, तो कोलैप्स से बचाने वाली फोर्स नहीं है, फिर भी लंग कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो विन तो उसकी होगी ना जो डोमिनेट होगा। अब दो फोर्सेस को कोलैप्स करवा रही है, दो उसको बचा रही है, तो अगर एक फोर्स कम पड़ जाएगी तो कोलैप्स हो जाएगा। तो एल्वुलाई के अंदर एयर जो है प्रेशर उसका मेंटेन नहीं कर पाते हम जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हमें फिर रिलीव करना है। फिर अगर एटलेक्टेसिस जो है वो आपकी किसी फॉरेन बॉडी की ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग ट्यूमर पेशेंट की हिस्ट्री है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को इसकी ब्रोंकोस्कोपी करनी है हमने, ब्रोंकोस्कोप डाल के अगर फॉरेन बॉडी है उसके अंदर वो निकालना है, अगर ट्यूमर वगैरह कोई उसका मैस है उसको रिमूव करना पड़ेगा हमें, मतलब उसका, नहीं तो अदरवाइज कोलैप्स जो है वो ठीक नहीं होगा। मतलब आपने काज के हिसाब से उसको डील कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो लंग कोलैप्स है उसकी वजह क्या है, तो आपको तीनों कोलैप्स क्लियर हो गए। यस सर। रिजॉर्प्शन वाला कोलैप्स जो है ये पेशेंट को जो है ना कोई मतलब, ये देखो ऑब्स्ट्रक्शन जो भी पढ़ा रहा था आपको, रिजॉर्प्शन वाला फॉरेन बॉडी होती है, ठीक है, या फूड वे एक्सपायर कर जाते हैं, या फिर जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा बंदा बड़ा बड़ा बंदा होगा, ठीक है, उसमें लंग ट्यूमर, अगर स्मोकिंग वाला पेशेंट है, लंग कैंसर जो है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। कंप्रेशन कोलैप्स क्यों होता है, कि आपकी लंग जो है बाहर से कंप्रेस किए जा रहे हैं, या तो हवा है कैविटी के अंदर या फिर उसमें पानी है, ठीक है। तो इसको आपने, इसको कैसे डील करना है, इसको निकालना है वहां से। कंट्रैक्शन कोलैप्स क्यों है, लंग क्या होते हैं, फाइब्रोज होते हैं, ठीक है। लंग के अंदर क्या हुआ है, इलास्टिन ये ओवर ज्यादा हो डिपोजिशन गया। ऑफ इलास्टिन। आप फाइब्रोसिस में तो इलास्टिन लगेगी ना। अब सिंपल एग्जांपल, स्किन बहुत ज्यादा जल गई है जी, वहां पे कैसा स्कार बनता है, ऐसे जकड़ा होता है, स्किन कंट्रैक्ट हुई होती है, ऐसे ही होता है ना, बड़ा सा जब जख्म होता है, बर्न हुआ तो काफी ज्यादा सुखड़ा होता है, ऐसे क्यों, उसमें इलास्टिन होती है बहुत ज्यादा, इसी वजह से। तो हीलिंग करवाने के लिए नॉर्मल सेल बचे नहीं थे, अब उसको कैसे, किसने रिप्लेस करना है, एक्सेलर मैट्रिक्स ने, जगह को खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, हीलिंग तो करवानी करवानी है।
अब आप सेल नहीं बना के रख दो उधर, या फिर मैट्रिक्स डिपोज करवाओ। अगर सेल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सारे मर मुर गए हैं, तो वहाँ पे क्या डिपोज करवाना पड़ेगा, एक्सेलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों कोलैप्स जो है। क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट आते हैं एक्यूट लंग इंजरी जो है। ठीक है, लंग इंजरी, एक्यूट लंग इंजरी जो है ALI, इसके अंदर क्या क्या इशू हो रहा होता है। एक्यूट लंग इंजरी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है ना फुल अरूज पे होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन होती है, ना बचती एंडोथीलियम ना ही बचती है एपिथीलियम। एल्वुलाई के लेवल पे एक होती है, एक तरफ मतलब ये एल्वुलाई है, उसकी अपनी एक एपिथीलियम होती है, और इसके बाहर जो है अब जो कपिलरी का नेटवर्क लिपटा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर कपिलरी होती है ना, तो कपिलरी है, अब वो कपिलरी का नेटवर्क है, उसकी है एंडोथीलियम। अब अगर आप एल्वुलाई को डैमेज करते हो, ठीक है, अगर एल्वुलाई को डैमेज करते हो तो उसमें फिर भी लीक होगा। अगर आप कपिलरी को डैमेज करते हो, एल्वुलाई तोड़ दो या कपिलरी तोड़ दो, बात एक ही है। तो लीक होके लिक्विड जो होता है कपिलरी का पानी वगैरह सारा किस में आना है, एल्वुलाई के अंदर। तो अब अगर पूरे लंग के अंदर इमेजिन करें, पूरे लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन चल पड़ी है दोनों के अंदर, वो भी दोनों के अंदर, तो एंडोथीलियम डैमेज हुए जा रही है। जब एंडोथीलियम डैमेज होती है, ये एक एंडोथीलियम है, ये दूसरी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चला है ना, एंडोथीलियम डैमेज हुई तो एंडोथीलियम के दरमियान फासला या तो बिल्कुल डेड हो गई है, या फिर उसके दरमियान कंट्रैक्शन होकर जो पोर थे वो बड़े हो गए, तो सारा लिक्विड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्वुलाई के अंदर आ जाएगा। तो एल्वुलाई अब लीकनेस इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन के बाद एंडोथीलियम भी डैमेज, एपिथीलियम भी डैमेज। ठीक है, तो एल्वुलाई के अंदर क्या जमा जमा हो गया, एल्वुलाई सारे भर गए हैं किससे, एक्सुडेशन से। उसमें एक्सुडेशन में वो फ्लूइड जो है ना लीक होके आ रहा है, जो फ्लूइड कपिलरी से नॉर्मल निकलता है, जो नॉर्मली हर जगह टिश्यू को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन देने के लिए जाता है, उसको क्या कहते होते हैं, ट्रांसुडेट, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसुडेट जो है। ये ट्रांसुडेटिव लिक्विड जो होता है ये फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकली जो है नॉर्मल, ये फिजियोलॉजी भी हो सकती है, पैथोलॉजी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, स्टार्लिंग फोर्सी की डिजीज तो नहीं है। जो एक्सुडेट होता है वो तो हमेशा ही पैथोलॉजी होती है ना, एक्सुडेट इंडिकेट कर रहा है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इंजरी का कोई प्रोसेस चल रहा है। एक्यूट लंग इंजरी जो है, पूरे लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो एल्वुलाई के अंदर क्या आ गया, एक्सुडेट। आपने तो वहां पे सारा पानी भर दिया है, तो क्या ऑक्सीजन के लिए आपने जगह छोड़ी है, हवा तो आ ही नहीं सकती, तो एल्वुलाई तो मेरे पानी से भर गए, लिक्विड आ गया ना उसके अंदर, तो सारे एल्वुलाई में ये सीन होगा। तो क्या आप अब इस लेवल पे, अब ये कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है एक्यूट लंग इंजरी के अंदर, एक्यूट लंग इंजरी के अंदर मेरा रेस्पिरेटरी जोन के अंदर डिजीज चल रही है। अगर रेस्पिरेटरी जोन के अंदर डिजीज चल रही है, तो क्या आप गैस का एक्सचेंज कर लोगे, ऑफ कोर्स नहीं। नो सर। पेशेंट तो बहुत एक्यूटली जो है वो डिस्निया में होगा, वो तो डेथ के पास होगा वो तो, क्लियर है, अपनी धन्यवाद। सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। मतलब एक्यूट लंग इंजरी जो है वो क्या है, ये ARDS ही तो होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो है ये सिंड्रोम है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एल्वुलाई भी डैमेज हो गए, कैपिलरी की एंडोथेलियम भी डैमेज हो गई है, ये कैपिलरी भी डैमेज और एंडोथेलियम भी डैमेज, हर चीज डैमेज हो गई है। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर डिफ्यूज कोई भी चीज बची नहीं है, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज हिस्टोलॉजी में ये नजर आ रहा है। अब एक्यूट लंग इंजरी की काजेज क्या होती हैं, वो उस पर फोकस करना है हमने। एक्यूट लंग इंजरी की काजेज जो है, मतलब एक पेशेंट को जो है वो निमोनिया हुआ, किससे हुआ, वो उसने खाना खाते हुए बातें कर रहा था, हंस रहा था, खुराक चली गई, एस्पिरेशन होती है एक बार, या पेशेंट ये अक्सर पेशेंट जो बेड के ऊपर जो है ना जो डेथ होती है, सर्जिकल टेबल पे डेथ हो जाती है, वो बेहोशी के टाइम पे हो जाती है या वाइल सर्जरी हो जाती है, कि अगर पेशेंट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसने खाना खाया हुआ एम्प्टी स्टोमक नहीं था, वोमिट तो उसको आना है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है मेडिकेशन उसके अंदर जानी है, तो किसी ने तो वोमिटिंग इंड्यूस स्टार्ट करवा ही देनी है, तो एंटीबायोटिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग देने पड़ते हैं सर्जरी के टेबल पे, पेशेंट की सर्जरी हो रही है, तो अक्सर पेशेंट जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं। या पेशेंट वो जिन्होंने पी होती है, अल्कोहल वाले पेशेंट होते हैं, रात सो जाते हैं, वोमिट आया, वोमिटिंग भी अच्छे खासी उनको आती है, तो कॉन्शियस तो वो होते नहीं है, वोमिट आया, वोमिट ऐसे ही उन्होंने एक्सपायर कर लिया, तो इससे क्या हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया। अब एस्पिरेशन ये ओरल कैविटी से फूड या लिक्विड कोई भी लंग में चला, जिसको क्या कहते होते हैं, एस्पिरेशन जो है। ठीक है, अच्छा ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरिया कौन से हैं, जीएटी भरा पड़ा है किससे, एनारोब से, ओरल कैविटी के अंदर कौन से हैं, एनारोब से। अब ये सारे एनरोबिक बैक्टीरिया जो है, एनएरोबिक बैक्टीरिया गए हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो अब सेस से नीचे बात नहीं होनी, इतना ह्यूज निमोनिया होना है, पस बनेगी। ठीक है, एनरोबिक बैक्टीरिया अपसेस तो बनेगी ना, लंग अपसेस होगी। अच्छा उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो गया,
अब दोनों लंग्स के अंदर जो इतनी अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो एक काज उसकी एस्पिरेशन निमोनिया काफ़ी कॉमन काज है, ठीक है। एआरडीएस हो जाता है एस्पिरेशन निमोनिया वाले पेशेंट को जो है, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट वहाँ पे चलेंगे। अच्छा, और इसके अलावा एआरडीएस किसको डेवलप हो सकती है, एक्यूट लंग इंजरी जो है, पल्मोनरी कंटेजन जो है, इनको ये ट्रोमा वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, ये ट्रोमा वाले पेशेंट होते हैं, रिब वगैरह फ्रैक्चर हो गई है, लंग अंदर से इंजर्ड हो गया है, ठीक है, ये या तो ट्रोमा हो सकती है इसकी कार जो है। फैट एम्बोलिज्म जो है, ये फैट एम्बोलिज्म किन में होती है, ये जिनका लोअर लिम्ब फ्रैक्चर होता है ना, फीमर फीमर के अंदर अच्छी खासी फैट होती है, जैसे ही फ्रैक्चर होता है लोअर लिम्ब, वहां से फिर एम्बोलाई जो है, एम्बोलाई वो आगे जाते हैं, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म कार होती है। अच्छा, और एएलआई जो डूबते हैं, नियर ड्राउनिंग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पानी जाता है लंग्स के अंदर, वो पानी जो है वो अंदर इन्फ्लेमेशन, एक तो वो पानी से एल्वोलाई जो है वो फिलअप हो जाते हैं, एक्सचेंज नहीं हो पाता, और ये पानी बॉडी के पानी से डिस्टर्ब, ये दूसरा वाटर है, वो बॉडी का पानी तो और चीज़ है, तो ये अंदर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा देता है, ठीक है, नियर ड्राउनिंग वाले पेशेंट होते हैं, तो जिनके अंदर एक्यूट लंग इंजरी जो है स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो काजेज थी लंग के अंदर, डायरेक्ट काजेज है ना, आपने लंग के अंदर एस्पायर किया, और लंग के अंदर फूड चली गई, लंग के अंदर पानी चला गया, डायरेक्टली लंग को आपने इंजर किया, तो ये तो वो डायरेक्ट काजेज हो गई जो एक्यूट लंग इंजरी कर रही है। इनडायरेक्ट काजेज क्या है, इनडायरेक्ट काजेज के अंदर जो है सेप्सिस, इन्फेक्शन वुंड हुआ, डायबिटिक फुट होता है, वो सेप्सिस हो जाती है, बैक्टीरिया टॉक्सिन, वो तो फिर पूरी बॉडी इफेक्ट होती है ना, सिर्फ लंग्स नहीं, वो एआरडीएस होगी तो आप उसको एआरडीएस भी होगी, बाकी उसके रीनल फेलियर भी होगा, उसको लीवर फेलियर भी होगा, सेप्सिस वाला पेशेंट है, ठीक है। ट्रोमा, सीवियर ट्रोमा है, या शॉक वाले जो पेशेंट होते हैं, इनका बीपी अक्सर ट्रोमा हो जाता है, या हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, तो शॉक वाले पेशेंट जो है उनमें भी एक्यूट लंग इंजरी जो है स्टार्ट हो जाती है। एक्यूट पेंकेटाइटिस, कॉमन कॉमन काज बता रहा हूँ, एक आपकी एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस्पिरेशन जो है, यहाँ से सेप्सिस जो है, और इधर से शॉक है, ये पेंकेटाइटिस जो है, ठीक है, तो ये कॉमन काजेज हैं जिससे एक्यूट लंग इंजरी जो है स्टार्ट हो जाती है। हमने पेशेंट को जो है मतलब सपोर्टिव थेरेपी यहाँ पे देनी होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ स्टीरॉयड, इन्फ्लेमेशन को हमने स्टॉप करवाना होता है, ठीक है। बाकी गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, तो उसको जो है वो हाई प्रेशर पे मतलब गैस वगैरह लगानी है, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह करनी है उसको, ठीक है। डिस्निया एक्यूट लंग इंजरी जो है, अब इसके अंदर होता क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, एआरडीएस के अंदर बैरियर जो है वो एल्वोलाई का टूट गया है, ना रही एंडोथेलियम ना रही एपिथेलियम, ठीक है, दोनों एपिथेलियम। डैमेज हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, मतलब उसके इतने ज्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, इम्बैलेंस, देखिए पहले इन्फ्लेमेशन चलती है, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इंजरी है कि सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं वो डैमेज किए जा रहे हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या सेल कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल यहाँ पे आके जो है वो की रोल प्ले करेंगे यहाँ पे अपने डैमेज के अंदर जो है, न्यूट्रोफिल फुली एक्टिव है, एंजाइम रिलीज किए जा रहे हैं और डैमेज किए जा रहे हैं एंडोथेलियम को भी और एपिथेलियम को भी, ठीक है। तो इंटरस्टिशियम के अंदर क्या होगा, इंटरस्टिशियम के अंदर और एल्वोलाई के अंदर, इंटरस्टिशियम भी पानी से भर जाएगी और वही पानी लीक होकर डैमेज होगा, तो एल्वोलाई भी डैमेज होगी ना, एल्वोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, एल्वुलर एडिमा, एल्वुलर एडिमा, वो एक्सुडेट जो था, एक्सुडेट एल्वोलाई के अंदर आ गया ना, तो फिल अप हो गया, तो गैस ऑक्सीजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इवन कहता है कि हेमरेज भी हो जाता है एल्वोलाई के अंदर, ये पूरा फिल अप हो गया सारा एल्वोलाई जो है, गैस ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, ये होती है एक्यूट लंग इंजरी जो है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसकी प्रोग्नोसिस देखते हैं, बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, ठीक है, डिपेंड करता है काज पे, काज इतनी डेंजरस ना हो, ये सेप्सिस वाले पेशेंट अक्सर नहीं बचते, ये वेंट पे जाते हैं फिर भी नहीं बचते, ठीक है। अब अगर तो काज डायरेक्ट लंग की है, मतलब लंग की काज इस तरह एस्पिरेशन हो गई है, ठीक है, अगर काज डायरेक्ट लंग्स की है तो फिर शायद चांस हो कि बंदा बच जाए। अब एक डिजीज है सिर्फ पेंक्रेटाइटिस होती है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है, सेप्सिस है, इसमें जो है ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेप्सिस के अंदर पूरी बॉडी में होते हैं। अब इस पेशेंट का बचना जो है वो नामुमकिन सा हो जाता है, मतलब आपका जो है क्या पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर किसी पेशेंट को एएलआई है, ठीक है, एक्यूट लंग इंजरी अकेली है, इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब काज क्या थी, काज डायरेक्टली लंग की काज थी, लंग की काज क्या, एस्पिरेशन निमोनिया। अच्छा, एस्पिरेशन निमोनिया है जी, पेशेंट सर्जरी हो रही थी, उसके टेबल पे था, उसने एस्पायर कर लिया, एम्प्टी स्टोमक नहीं था, ठीक है, उसको वोमिट आया, एस्पायर कर लिया,
पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है उसको वोमिट आया, अभी भी वो होश में नहीं आया था, ठीक है, आउट ऑफ एनेस्थीसिया नहीं हुआ था, उसने एक्सपायर कर लिया। या फिर पेशेंट जो है उसमें खाना खाता है एक्सपायर कर लेता है, ठीक है, ज्यादा फूड का बोलस चला गया, ज्यादा फूड गैस्ट्रिक कंटेंट चले गए। अब जब एक्सपायर कर लिया, इसको सिंपल एनरोबिक है, इसको मैं एनरोबिक ड्रग जो है इसके लिए बेस्ट ड्रग होती है क्लिंडामाइसिन जो है, ठीक है, क्लिंडामाइसिन जो है ये बेस्ट होती है एनरोबिक इन्फेक्शन लंग के, और जीआईटी के एनरोबिक मेट्रोनिडाजोल से कवर किए जाते हैं। अच्छा, अब उसको मैं अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का कवरेज देना शुरू कर देता हूँ तो बचत हो जाएगी उसकी, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ एक्यूट लंग इंजरी है, सिर्फ एक्यूट लंग इंजरी है, ठीक है, मतलब लंग के अलावा जो है बाकी उसका हार्ट ठीक है, बाकी सब सिस्टम ठीक है, तो बचत है ना। हाँ, अगर लंग के साथ साथ जो है तो इसलिए फिर काज मैटर करती है ना, क्या वो बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, हमने फैमिली अटेंडर को भी तो कुछ ना कुछ बताना है ना। काज जो है, काज क्या है, तो काज आपको पता चल गई तो आप फिर उसको फैमिली अटेंडर को दुआ का तो सारे कहते होते हैं, ठीक है, तो नाम ही तो नहीं होना चाहिए, फिर काज क्या है, काज के हिसाब से तो आपको तो पता चल जाता है ना कि प्रोग्रेस अच्छी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो काज अगर सिस्टेमिक काज आती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड जीआईटी से आ रहे हैं, शॉक वाला पेशेंट है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड जो पूरी बॉडी से आ रहे हैं, पूरी बॉडी में लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, मतलब बाकी आर्गन सिस्टम, अगर मल्टीपल आर्गन सिस्टम फेलियर चल रहा है उसके अंदर, उसको एएलआई है, फिर तो बचने के चांस ही नहीं है ना, ठीक है। तो काज इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा काज क्या है। हम्म, एक तो काज क्या है और दूसरा एज क्या है, मतलब ये उसकी प्रोग्नोसिस होगी। क्लियर हो गया। एक्यूट लंग इंजरी जो है, एक्यूट लंग इंजरी जो है, ठीक है, एक्यूट लंग इंजरी के अंदर एंडोथेलियम और एपिथेलियम स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। इसकी काजेस क्या है, एस्पिरेशन निमोनिया, डायरेक्ट लंग्स का ट्रोमा, ठीक है, ये डायरेक्ट काजेस थी जो लंग इंजरी कर रहे हैं। बाकी अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है किसी दूसरे पूरी बॉडी में मतलब फिर रहे हैं, सेप्सिस वाला पेशेंट होता है, शॉक वाला पेशेंट होता है, पेंकेटाइटिस वाला पेशेंट होता है, जीएडी इस्कीमिक इंजरी वाला पेशेंट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर लंग इंजरी के साथ साथ रीनल फेलियर भी हो रहा होता है, उसमें लिवर फेलियर भी उसमें हो रहा होता है, तो फिर प्रोग्नोसिस बैड होगी, उस पेशेंट को वेंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर भी चांस नहीं बचते। जो वेंट पे जाता है बहुत ही कम होता है कि वापस आता है, वो डेथ ही कंसिडर की जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऐसा नेक्स्ट आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, इसको पहले क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ये हमारा मेन ग्रुप है डिस्कशन का जो हमें डिजीज में डील करनी है, ठीक है। सीओपीडी है, इसके अंदर दो डिजीज हैं, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरी है एम्फीसीमा जो है, ठीक है, और दूसरा एस्थमा, ब्रोंकिक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस। एक और चीज भी ऐड कर लेते हैं, ब्रोंकाइटिस उधर ऊपर भी होगी है। एक सिंपल वायरल भी होती है और एक जो है ना स्मोक वगैरह से भी होती है, ठीक है, स्मोक वगैरह केमिकल से भी होती है, डस्ट पार्टिकल से भी होती है। ये जो ब्रोंकियोलाइटिस होती है ये हमेशा ये वायरल होती है, ये बच्चों के अंदर होती है। अब ब्रोंकी एक्टेसिस जो है ये स्मोकिंग वाले पेशेंट में भी हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज इसकी काज बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट होता है। एजमा एलर्जी वाला मरीज होता है, इस एजमा का क्लासिफिकेशन देखेंगे एजमा डिजीज के अंदर जो है ये सीओपीडी ये टोटली जो है वो स्मोकिंग से रिलेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो की आइडिया है, इसमें इसके अंदर डिजीज के अंदर क्या चलेगा, हमने